सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरेती आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम वे पे। तो जैसा आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों का उत्तराखंड का इतिहास के सेशन चल रहे हैं और अब तक हम लोगों ने भाई 6 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज ये 7वां है। तो लास्ट में मैंने आपसे करवाया था कि जो हर्षवर्धन का शासन था, है ना, उसके बारे में आपको बताया था और छोटे छोटे जो राजवंश थे उनके बारे में बताया। ये जो मैंने आपको नोट्स बनाए हैं ये बड़े कंसाइज हैं, ब्रीफ में और बहुत सारी बुक से लिए गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया। तो आज का जो टॉपिक है वो है हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय, और अभी आगे आप पौरव वंश भी पढ़ने वाले। तो क्या हुआ कि जब हर्षवर्धन की डेथ हुई तो जो कान्य कुब्ज था, है ना, जो कान्य कुब्ज जो राज्य था, जो वर्धन वंश था, इसमें उसका विघटन हो गया। कब? 647 के अंत में। और जब ये विघटन हुआ तो ये 3 राज्यों में बढ़ गया। कौन सा? ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गौविषाण। और इनमें से जो सबसे बड़ा था वो क्या था? ब्रह्मपुर। तो इस टॉपिक का जो आज का सेशन है उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है कि हर्ष के पश्चात जो मध्य हिमालय था, आखिर उसमें जो राज्य थे उनका प्रशासन क्या था, शासन कैसा था और क्या क्या चीजें वहां पे हुई थी। ठीक है, तो देखो, जो इसमें सबसे बड़ा था वो क्या था? ब्रह्मपुर था। इन तीनों राज्यों का वर्णन जो है वेन सांग ने, जो कि आपको पता है कि किसके कार्यकाल में आया था? हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। अपनी किताब यात्रा वृत्तांत है उसकी CU की, उसमें क्या मिलता है? इन तीनों राज्यों का वर्णन। साथ ही साथ हर्षवर्धन के 2 अभिलेख मिले। कौन कौन से? मधुवन और बांसखेड़ा। मधुवन और बांसखेड़ा, इन दोनों में पौरव वंश के बारे में क्या मिलती है? जानकारी। जो पौरव वंश कहाँ का था? ब्रह्मपुर पे राज्य करता था। इसी के बारे में हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ेंगे अभी। मार्कंडेय पुराण और बृहत संहिता में पर्वताकार राज्य का उल्लेख मिलता है। मतलब उसमें पर्टिकुलरली इनका नाम तो नहीं मिलता, पर उसमें एक वर्ड यूज करा गया है, पर्वताकार राज्य। और ऐसी संभावना बताई गई है कि यही ब्रह्मपुर राज्य को क्या कहा गया है? पर्वताकार राज्य कहा गया है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्मपुर राज्य का पौरव वंश। तो ये मध्य हिमालय का एक राज्य था। मध्य हिमालय का क्या था? एक राज्य था। और जैसा मैंने आपसे कहा कि सर्वाधिक बड़ा और विस्तृत था ये मध्य हिमालय का। कौन? ये पौरव वंश। ठीक है, और इसका जो क्षेत्र था वो कहाँ तक विस्तृत था, कहाँ तक फैला हुआ था? गंगा नदी से लेकर पूर्व में करनाली नदी तक क्या ये फैला हुआ था। अब ये कहा जाता है कि जो ब्रह्मपुर नरेश थे, जो राजा थे, वो सोन वंशीय पौरव राजा थे। वो जो थे सोन वंशीय क्या थे? पौरव राजा थे। और ये भी कहा जाता है कि इन्होंने जो शासन किया था वो 6वीं सदी से और 8वीं सदी तक इनका क्या शासन रहा। अब मैंने आपको कहा है कि देखो, ताम्रपात्र जो थे वो हमारे ऐतिहासिक काल से मिलने लग गए थे। तो अल्मोड़ा क्या तालेश्वर जो ताम्रपात्र है उसका संबंध किससे? आपका पौरव वंश से। किससे है? पौरव वंश से। और इस तालेश्वर ताम्रपात्र का जो भाषा है दोस्तों वो क्या है? संस्कृत भाषा। क्या है? संस्कृत भाषा। और जो इसमें लिपि यूज करी गई है वो लिपि यूज करी गई है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि यूज करी गई है? ब्राह्मी लिपि। और इसको खोजा था भाई 1915 में। कब खोज हुई थी इसकी? 1915 में। कौन से? तालेश्वर ताम्रपत्र की। और इस तालेश्वर ताम्रपत्र में 2 शासकों का उल्लेख मिलता है, एक पहले धूति वर्मन और दूसरा क्या भाई? विष्णु वर्मन। अब ये कहा जाता है कि जो पौरव वंश के संस्थापक थे वो कौन थे भाई? विष्णु वर्मन। और अभी मैंने कहा है कि बृहत संहिता में जो पर्वताकार राज्य है उसकी संज्ञा किसी को दी गई थी भाई? इसी पौरव वंश को कहा गया था। क्या? पर्वताकार राज्य, जिसके संस्थापक किसको माना गया है? आपका विष्णु वर्मन का। और इनके नाम का उल्लेख मिलता है हमको तालेश्वर ताम्रपत्र में। अब जो ताम्रपत्रों मिले हैं उसमें 5 शासकों का क्या है? उल्लेख है। 5 शासकों का क्या है? उल्लेख है। ये कहा गया है कि विष्णु वर्मन प्रथम के बाद
कर्मशः वृषवर्मन, अग्निवर्मन और धूतिवर्मन शासकों का क्या है भाई वर्णन है। तो कौन कौन से, विष्णुवर्मन के बाद में कौन, वृषवर्मन, अग्निवर्मन और धूतिवर्मन शासकों का क्या है वर्णन मिलता है। इनके जो कुल देवता थे किनके, पौरव वंश का, वो थे वीरणेश्वर स्वामी जी। वीरणेश्वर स्वामी इनके क्या थे, कुल देवता थे। ये जो शासक हुआ करते थे पौरव वंश के, ये उपाधि ग्रहण किया करते थे कौन सी, महाराजाधिराज परम भट्टारक। क्या करा करते थे, महाराजाधिराज परम भट्टारक भाई, जो कि आपको याद करके चलना है। अब देखिए कोई भी अगर वंश होता है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रशासन होता है। तो अभी आज के सेशन में कुछ हिस्सा पढ़ेंगे आप पौरव वंश का, और कुछ अगले दिन का जो सेशन होगा उस पर आप पौरव वंश के बारे में कंप्लीट ये टॉपिक हो जाएगा। तो भाई जब प्रशासन शुरू हुआ पौरव वंश का, तो ये कहा गया कि जो पौरव शासकों को, जहाँ पौरव शासक निवास करते थे, जो राजा थे भाई, उनका निवास स्थल उसको कहा जाता था कोट। क्या कहा जाता था, कोट। राजकुमार के लिए जो यूज होता था वो यूज होता था राजपुत्र। क्या यूज होता था, राजपुत्र। मंत्री को कहा जाता था राजमात्य, सेना नायक को कहा जाता था बलाध्यक्ष, और विदेश मंत्री हुआ करता था इनके कार्यकाल में संधि विग्रहिक। क्या कहा जाता था, संधि विग्रहिक। वहीं जो लेखक वर्ग था, जो लिखा पढ़ाई करता था, उसके प्रधान को, उसका जो मुखिया हुआ करता था, उसको बोला जाता था दिवरीपति। क्या कहा जाता था, दिवरीपति। वहीं जो पैदल सेना थी, पदातिक सेना थी, उसके मुख्य को कहा जाता था जमनपति। क्या कहा जाता था, जमनपति। तो आपको इसी तरीके से कुछ नाम याद करने हैं, ध्यान रखना है आपको, है ना, कि जो शासक का निवास स्थल था उसको क्या कहा जाता है, लेखक वर्ग को क्या कहा जाता है, पदातिक जो पैदल सेना थी उसके मुखिया को क्या कहा जाता था। अब ये कहा जाता है कि इनकी आय का जो स्रोत था किनका, पौरव वंश का, वो क्या था, भूमि कर था। मतलब जो लैंड रेवेन्यू, जो भूमि से जो राजस्व प्राप्त होता था, वही इनका क्या था भाई, आय का स्रोत था, जिसे क्या कहा गया है, भाग। क्या कहा गया है, भाग। किसको भाई, इस भूमि कर को। गुप्तचर का जो कार्य करते थे उनको कहा जाता था कटकु। कटुक। क्या कहा जाता था, कटुक। जो कि गुप्तचरी का या जेम्स बॉन्ड का काम करते थे उनको कहा जाता था कटुक। भूकर, मतलब जो जमीन में जो टैक्स लगता था उसको वसूलता जो अधिकारी था उसको क्या कहा जाता था, भागी। जैसे ऊपर क्या कहा, आय का स्रोत क्या था, भूमि कर था, तो इसी भूमि कर को जो वसूलता था अधिकारी उसको क्या कहा जाता है, था भागी। अब पौरव काल में दो तरह की भूमि हुआ करती थी, एक केदार भूमि और एक सारी भूमि। तो केदार का मतलब हुआ सिंचित भूमि और सारी का मतलब हुआ असंचित भूमि। क्या हुआ, असिंचित भूमि। अब अगर भूमि है तो उसे मापने का कुछ तो तरीका होगा, जैसे आप अभी नाली करते हैं, विश्व करते हैं, एकड़ एकड़ करते हैं, हेक्टेयर करते हैं। तो इसी तरीके से वहां पे भूमि मापन के लिए, है ना, भूमि मापन के लिए द्रोण वापम, खारी वापम और कुलिया वापम विधि का क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था। अभी ये आप लोग ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, इनके बारे में डिटेल में भी आप अगले वाले सेशन में पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये द्रोण वापम, खारी वापम और कुलिया वापम विधियां क्या थी। अब आप इसको, मैंने कहा जो तालेश्वर ताम्रपत्र मिला अल्मोड़ा से, है ना, जिसमें कि दो राजाओं विष्णुवर्मन और धूतिवर्मन का नाम था, है ना, उन्होंने उद्यानों के लिए, जो बगीचे थे उनके लिए एक शब्द प्रयोग करा, वो क्या कहा, वटक। क्या कहा, वटक। अब देखिए दूसरा राज्य हुआ करता था शत्रुघ्न राज्य। क्या हुआ करता था, शत्रुघ्न राज्य। इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं मिलती है। राज्य की पूर्वी सीमा जो थी पर गंगा, वह उत्तर में हिमालय था, और राज्य के मध्य में क्या बहा करती थी भाई, यमुना नदी बहा करती थी। किसके बारे में ये कहा गया, शत्रुघ्न राज्य के बारे में। और कनिंगम जो इतिहासकार था, है ना, उसने कहा कि ये शायद सिरमौर गढ़वाल का हिस्सा हुआ करता था, कौन, शत्रुघ्न राज्य। वही गौ विसाण राज्य, आपको पता है कि गौ विसाण जो जगह है, कुषाण कालीन मुद्राएं मिली थी यहाँ से, है ना। तो ये काशीपुर के साथ साथ रामपुर और पीलीभीत के जनपद में भी था, कौन, गौ विसाण राज्य। विस्तार पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व में शारदा नदी तक इनका क्या था, विस्तार था। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं मिलता, पेपर में अगर आ सकता तो विस्तार के बारे में आपसे जरूर ये सवाल पूछ सकता है। अब देखिए देवप्रयाग में एक शिलालेख मिलता है,
पलेठी शिलालेख जिसको कहते हैं। इस पलेठी शिलालेख से ये पता चला कि देवप्रयाग के आसपास एक कोई स्वतंत्र राजवंश क्या राज्य करता था। किसके आसपास? देवप्रयाग के आसपास। तो देवप्रयाग में हिंडोला खाल में जो मंदिर मिली, पलेठी का सूर्य मंदिर, यहाँ से इस बात का क्या पता चला। और ये जो मंदिर बताई गई है कि ये मंदिर कौन सी सदी के आसपास की रही होगी, तो ये कहा जाता है कि 7वीं से क्या 8वीं सदी के आसपास। और इस मंदिर के ही शिलालेखों में कहा गया कि ये जो पलेठी का सूर्य मंदिर है भाई, ये किसने बनाया था? कल्याण वर्मन ने। किसने बनाया था? कल्याण वर्मन ने। तो पेपर में आपके पास में सवाल ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुका है कि पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ है, और ये भी आ चुका है कि ये इस मंदिर को किसने बनाया था। ये भी आ सकता है कि ये आपको कहाँ किसके आसपास का, देवप्रयाग के आसपास, और 7वीं से 8वीं सदी के बीच बना। अब हम लोगों ने देखो आदिगुरु शंकराचार्य का नाम बहुत सुना है, जो हिंदुओं के महागुरु होते हैं आदिगुरु शंकराचार्य जी। तो इनका जो उत्तराखंड में जो ये आए थे, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, और इनके जो जीवन के बारे में जो जानकारी है वो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो जब आदि गुरु शंकराचार्य जी आए तो उस टाइम पे कौन सा वंश था भाई? कार्तिकेयपुर राज्यवंश, जो अभी आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो उस काल में इनका आगमन होता है। 820 ईस्वी में ये केदारनाथ में देह त्याग देते हैं। अभी जो सरकार है उन्होंने, आपको पता है कि कुछ साल पहले वहाँ पे इनकी मूर्ति भी स्थापित करी है आदिगुरु शंकराचार्य जी की। और जो उम्र थी इनकी वो क्या थी? 32 वर्ष थी जब इन्होंने क्या करा? देह त्यागा। कहाँ? केदारनाथ। और ये कहा जाता है कि कार्तिकपुर राजवंश का जो ईस्टगढ़ राजा था, उसके समय में ये उत्तराखंड आए थे। उसके समय में उत्तराखंड आए। और ये अद्वैतवाद के क्या है? प्रतिपादक। अद्वैतवाद के क्या है? प्रतिपादक। इन्होंने 4 मठों की स्थापना करी: ज्योतिर्मठ, पुरी, श्रृंगेरी और द्वारिका। इनका जन्म केरल के कलाड़ी में हुआ, जो कि चेर साम्राज्य पर था उस टाइम पे, उनके अंडर में ये आता था। कौन? ये कलाड़ी नामक क्षेत्र। इनके जो गुरु थे वो गोविंद स्वामी थे, और पिता जो थे वो क्या थे? शिव गुरु। वहीं इनकी माता का नाम सुभद्रा था। क्या था? सुभद्रा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और जो हमारा ये पौरव वंश है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में अभी और पढ़ेंगे, क्योंकि धीरे धीरे भी यहाँ पे क्या हो रही है? इसकी शुरुआत हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।